तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम जिस घटना चक्र की बात करने वाले हैं ना, वो किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, पर है बिल्कुल सच। अयोध्या में सरयू नदी के शांत किनारों पर घटी एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कर्ज का बोझ एक आम इंसान के दिमाग को किस हद तक पैरालाइज कर सकता है, और उस दबाव में लिया गया एक अकेला फैसला कितना गहरा और तबाहकुन असर छोड़ता है। आइए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। सोचिए, सुबह का वक्त है, सरयू नदी का किनारा और एक पुराना रेलवे ब्रिज। वहां एक खत मिलता है जिसे पढ़कर किसी का भी दिल दहल जाए। उसमें लिखा था, माँ पापा सॉरी, ये कर्ज चुकाने का यही एक रास्ता था। मेरी आधार कार्ड नीचे है। तारीख थी 17 मई 2026 और वक्त हो रहा था ठीक सुबह के 5:48। 22 साल के राजेश वर्मा ने अपने आंसुओं से भीगा यह आखिरी नोट ब्रिज की रेलिंग पर छोड़ा था, और इन चंद शब्दों ने उस दिन आने वाले एक बड़े तूफान की नींव रख दी थी। अब आप सोचेंगे कि पता नहीं कितने करोड़ों का कर्ज होगा, लेकिन नहीं, यहां कोई बड़ी कॉर्पोरेट साजिश नहीं थी। रकम थी सिर्फ 4.7 लाख रुपीस, एक आम सा पर्सनल लोन जो राजेश ने एक मोबाइल रिपेयर शॉप खोलने के लिए लिया था। वो शॉप जो कभी खुली नहीं पाई। देखिए, मुद्दा सिर्फ एक फाइनेंशियल कर्ज का नहीं था। ये 4.7 लाख धीरे धीरे शर्मिंदगी, परिवार के अंदर की चुप्पी और एक ऐसी चुभने वाली नाकामी में बदल गए जिससे राजेश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ब्रिज पर छोटे हुए निशानों पर गौर करेंगे तो एक अजीब सी पहेली नजर आती है। वहां 80 रुपए की सस्ती सी चप्पलें रखी थीं, जिनका बायां हिस्सा काफी घिस चुका था। पर अजीब बात क्या थी? उन्हें बड़ी ही तरतीब से सजाया गया था, बिल्कुल जैसे किसी खास मकसद से रखा गया हो। उन चप्पलों के ठीक साथ एक आधार कार्ड का रखा होना एक ऐसी कहानी कह रहा था जो सीधे सीधे एक भयंकर मौत की तरफ इशारा कर रही थी। देखिए, उस सुबह चीजें कितनी तेजी से बदली। 6:15 बजे एक मछुआरे की नजर उन चप्पलों पर पड़ती है। 7:02 पर पुलिस सीधे राजेश के पिता को फोन करती है, और सदमे में उनके हाथ से सुबह की चाय का कप जमीन पर छूट जाता है। ठीक 7:30 बजे तक नदी में गोताखोरों की तलाश शुरू हो जाती है, और सुबह के 9 बजते बजते ये खबर हर जगह टीवी चैनल्स पर आग की तरह फैल जाती है। तनाव और डर बिल्कुल अपने चरम पर था। नदी के अंदर उस वक्त एक दिल दहला देने वाली तलाश जारी थी। पीएससी के गोताखोर उस ठंडे बर्फीले कीचड़ और कांच के टुकड़ों के बीच हाथ मार मारकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और इधर ब्रिज पर क्या चल रहा था? राजेश की मां उर्मिला रोते भागते हुए आती हैं। जैसे ही वो उन घिस चुकी चप्पलों को पहचानती हैं, उनकी तो सांसें ही थम जाती हैं, और वो वहीं ब्रिज पर बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। ये एक उस मां का दर्द था जिसे लगा कि उसकी दुनिया अब खत्म हो चुकी है। और वही होता है जो अक्सर ऐसी घटनाओं में देखा जाता है। मीडिया, अयोध्या यूथ एंड्स लाइफ ओवर लोन प्रेशर जंप्स इनटू सरयू। मीडिया ने सुबह 9 बजे तक अपना फैसला सुना दिया था। सिर्फ 22 साल का एक आम लड़का देखते ही देखते देश भर में लोन रिकवरी एजेंट्स के जुल्म और सिस्टम की नाकामी का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। कहानी पूरी तरह से सेट हो चुकी थी। पर ठहरिए, इस पूरे घटना चक्र का सबसे बड़ा, सबसे चौंका देने वाला मोड़ तो अब आता है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को इमेजिन कीजिए। एक तरफ सरयू नदी के किनारे मची वो तबाही, गोताखोर मीडिया और आंसू बहाते माँ बाप, और दूसरी तरफ राजेश का अपना शांत कमरा, जहां छत का पंखा आराम से अपनी धुन में घूम रहा है और राजेश अपने बिस्तर पर बिल्कुल जिंदा लेटा हुआ है। जी हां, उसने छलांग लगाई ही नहीं थी। ये जानना वाकई चौंका देता है। अब जरा उस वक्त राजेश के दिमाग के अंदर झांक कर देखिए। 8:15 बज रहे थे। वो लड़का कितने भयंकर मानसिक दबाव, या यूं कहें एक साइकोलॉजिकल पैरालिसिस से गुजर रहा होगा, जब वो अपने ही मौत की खबर, अपनी ऑबिचुअरीज खुद अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। उसे धीरे धीरे ये डरावना सच समझ आ रहा था कि जिस सुसाइड का उसने झूठा नाटक किया था, अब वो उससे वापस नहीं मुड़ सकता। एक आम सा बहाना बनाकर घर वालों को समझाना अब नामुमकिन था। खैर, पुलिस भी अपना काम कर रही थी। करीब 10:30 बजे इंस्पेक्टर अभय सिंह को इन सब चीजों पर शक होने लगता है। नदी के शांत बहाव में आखिर बॉडी मिल क्यों नहीं रही थी? खत में ये क्यों लिखा था कि यही एक रास्ता था? और ये क्यों नहीं लिखा कि मैं कूद रहा हूं? चप्पलें इतनी सजावट के साथ क्यों रखी थीं? और सबसे बड़ी बात, आधार कार्ड जानबूझकर बिल्कुल ऊपर क्यों रखा था? इन छोटी छोटी बातों ने सुलझे हुए इंस्पेक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये सचमुच एक हादसा है या फिर कोई नाटक। और फिर ठीक 11:15 बजे आता है एक धमाकेदार ट्विस्ट। एक कांस्टेबल राजेश के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। और दरवाजा खोलता कौन है? खुद राजेश, लुंगी और बनियान में,
आंखों में हवाइयां उड़ी हुई, बिल्कुल जिंदा। ये वो विशिष्ट पल था जब इस नौजवान पर बिजली सी गिरी कि उसने अपनी एक पर्सनल छोटी सी परेशानी को किस तरह एक नेशनल सार्वजनिक तमाशे में बदल दिया है, जहां से छुपने का कोई रास्ता नहीं बचा था। 11:15 बजे का वक्त, और ये सीन पूरी कहानी का रुख बदल देता है। अब उस अजीबोगरीब दृश्य की कल्पना कीजिए जब कांस्टेबल राजेश को लेकर वापस उस भीड़ भाड़े ब्रिज पर आता है। नेता अपना भाषण पेल रहे हैं, कैमराज ऑन हैं, एक पुजारी जी बाकायदा मौत का शांति पाठ कर रहे हैं। और अचानक भीड़ घबराकर हटती है और वो मरा हुआ आदमी चलते हुए सबके सामने आ जाता है। मां उर्मिला ने जैसे ही अपने बेटे को वहां जिंदा खड़ा देखा तो एक पल के लिए उनकी आंखों में वो डर था जैसे कोई भूत देख लिया हो। और फिर छटाक उन्होंने राजेश के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। ये थप्पड़ किसी बंदूक की गोली की तरह उस ब्रिज पर गूंजा। पुजारी के मंत्र और नेताओं के भाषण एकदम से सन्नाटे में बदल गए। ये गुस्सा किसी और चीज का नहीं बल्कि अपने बच्चे को खोने के उस खौफ का था जो उस मां ने अभी अभी जिया था। और ठीक इसके बाद आता है इस पूरे घटना चक्र का सबसे भावुक हिस्सा। थप्पड़ मारने के तुरंत बाद उर्मिला टूटकर रोती हैं और बेटे को ऐसी जोर से गले लगाती हैं जैसे अब कभी उसे छोड़ेंगी नहीं। उनके शब्द थे, तू जिंदा है, इतना काफी है। भले ही पूरे शहर में उनका मजाक बन गया हो, भले ही राजेश के पिता स्ट्रेस के मारे हॉस्पिटल पहुंच गए हों, लेकिन एक मां के लिए उसके बेटे का सांस लेना ही सबसे जरूरी था। जाहिर है इस ड्रामे के बाद बवाल तो मचना ही था। लोगों के नजरिए पूरी तरह बट गए। कुछ लोग बेहद गुस्से में थे कि पुलिस का वक्त और रिसोर्सेज इन फालतू कामों में बर्बाद हुए। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उस लड़के के मानसिक दर्द और मेंटल हेल्थ क्राइसिस के लिए सहानुभूति दिखाई। लोन वालों की सख्ती के खिलाफ भाषणबाजी शुरू हो गई और वहीं कुछ लोग इस बात से खुश थे कि चलो उस बेचारे परिवार की जान में जान तो आई। ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमारे समाज का आईना दिखाती हैं। खैर, उस दिन के तूफान के बाद जिंदगी जब हकीकत में लौटी तो कुछ व्यवहारिक चीजें हुईं। नए मेंटल हेल्थ केयर कानून की वजह से राजेश पर पुलिस का कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा। पिता ने अस्पताल से लौटने के बाद हिम्मत दिखाई और बैंक के साथ मिलकर लोन रीस्ट्रक्चरिंग शुरू की। और राजेश, उसने वो बड़ा मोबाइल शॉप का सपना छोड़कर 12,000 रुपये महीने की एक ऑर्डिनरी सी टेक्नीशियन की नौकरी पकड़ ली। आखिरकार परिवार ने साथ मिलकर इस बोझ को संभाले लिया। लेकिन अब देखिए, इस सब के बीच दिमाग में एक सवाल जोर से टकराता है, आधार कार्ड ही क्यों? सोचने वाली बात है ना। अगर किसी का मकसद ये था कि वो इस परिवार, इस कर्ज, इस पूरी परेशानी से भागकर कहीं गुमनाम जिंदगी जिए जहां उसे कोई ढूंढ ना पाए, तो पहचान का सबसे असरदार, सबसे बड़ा सरकारी सबूत वहां छोड़ने का क्या मतलब था? ये इस कहानी का वो हिस्सा है जो साइकोलॉजी को भी चकमा दे जाता है। इस सवाल पर राजेश के जवाब काफी कुछ बयान करते हैं। उसने मां को बताया कि कार्ड इसलिए छोड़ा ताकि लोग समझ जाएं कि वो मर चुका है और उसकी तलाश बंद कर दें। पिता से कहा कि बस दिमाग घूम गया था उस पल। लेकिन एक रिपोर्टर को उसने जो बात बताई वो बहुत गहरी थी। उसने कहा उसमें एक बेचैनी थी कि उसके जाने के बाद उसे याद रखा जाए। ये साफ बताता है कि जब दिमाग ट्रॉमा से गुजर रहा होता है तो उसकी हर बात किसी एक सीधे ढांचे में फिट नहीं बैठती है। और उसने वो बात रिपोर्टर से कैसे कही? तो मैंने आधार कार्ड रख दिया, प्रूफ के लिए। इन शब्दों को जरा महसूस कीजिए। यह साबित करता है कि नदी के किनारे खड़े होकर राजेश को सबसे बड़ा डर मौत का नहीं लग रहा था। उसे डर था अपने वजूद के पूरी तरह से मिट जाने का। वो चाहता था कि आखिरी सांस लेने के बाद भी कम से कम उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम इस दुनिया में कहीं ना कहीं ठहरा रहे। कहानी का सिलसिला ठीक 1 महीने बाद वापस घूमता है। 17 जून 2026 सुबह के 6 बजे राजेश एक बार फिर उसी ब्रिज पर आता है। वही नदी थी, वही ठंडी हवा, पर अब नियत बदल चुकी थी। वो वहां खत्म होने नहीं आया था, वो बस उस किनारे को एक बार और देखने आया था जहां से वो मुड़ गया था। वहां पहुंचकर उसने उस पत्थर को अपनी जेब में डाल लिया जिसने उस नोट को उड़ने से रोका था, एक निशानी जिंदा बच जाने की। तो क्या लेकर जाएं हम आज यहां से? एक बहुत ही जरूरी सवाल। जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब आखिर क्या चीज तय करती है कि हम कौन हैं? ये सच है कि आज के वक्त में कर्ज और उम्मीदों का दबाव किसी को भी तोड़ सकता है, लेकिन किनारे पर खड़े होकर भी सिर्फ एक कदम पीछे लेने में जो ताकत है वो जिंदगी बदल सकती है। राजेश वर्मा का ये सफर इसी हिम्मत को सलाम करता है। तो सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए। मिलते हैं जल्दी।